कॉमरेड, मेरे पास जो है ये जरा थोड़ी सी लंबी डिस्कशन थी, लेकिन मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि छोटा करने की। उस वजह से शायद आपको लगे कि मैं जंप कर रहा हूँ या स्किप कर रहा हूँ कुछ चीजें, या वो उनमें रब्त जो है वो नहीं रहा। कॉमरेड ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो इनसे हम वो, क्योंकि काफी पहले बात हो चुकी है, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये कि इन लोगों से हम ये बहसें करके, अदबी बहसें करके या फिलोसॉफिकल बहसें करके या किसी और तरह की फेसबुक पर, ट्विटर पर या कहीं और चाय खानों में बहसें करके इनको नहीं जीत सकते। यही लगता है कि जीतने का मतलब है कि उनको हम कायल कर लें कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, आप इनको छोड़ दें। बहुत मुश्किल है इस तरह का, लेकिन हम फिर भी हमने हर महाज पर लड़ना है, किसी को खाली नहीं छोड़ना। इस वजह से ये डिस्कशन कर रहे हैं, और ये डिस्कशन हम करेंगे, हम आपको मतलब खुद समझने की सब कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये असल में ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये है क्या, जानना तो हमें पड़ेगा। तो उस तरह से उसके लिए हम मतलब शुरू कहाँ से करें? शुरू हम करते हैं फिलोसफी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये बेशक वक्त पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, तीन इसके नाम है। और बाद में आने वाले, अगर आप इसको देखें, जैसे वजूदियत थी, एग्जिस्टेंशलिज्म, या इसकी बाकी जो तहरीकें चल रही हैं, मॉडर्निज्म है या फॉर्मलिज्म था, और वगैरह वगैरह, आर्ट की कई तहरीकें थी जो बिल्कुल, जिसमें बाज जगहों पर सिर्फ एक्सप्रेशनिज्म था, या नेचुरलिज्म था कि उसमें बाहर जाता है अदीब या आर्टिस्ट और अपने अंदर वापस नहीं आता, या फिर एक्सप्रेशनिज्म का अंदर गया और बाहर नहीं आया, अपने अंदर को लिखना। ये बहुत सारी इस तरह की तहरीकें, बहुत सारे इस तरह के फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स हैं या टेंडेंसीज हैं या बेंट हैं, जो भी आप उनको कहें, मौजूद रहे हैं, जो कि जिनको गौर किया जाए, जैसा कामरेड आदम ने अभी कहा था कि वो उसी जगह पर जाकर जुड़ते हैं कांट के साथ। तो उन सबको जानने बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है कि उनके अगर नाम लेने शुरू करें तो वो कम हो जाएंगे, याद नहीं रहेगा, काफी सारे नाम है। तो उनको जानने के लिए मैं फिलोसफी से शुरू करता हूँ थोड़ा सा। आज से तकरीबन 2,500 साल पहले कह लें, एक फिलोसफर है जिसका मेरी फेसबुक की डीपी पर भी तस्वीर लगी होती है, हेराक्लिटस की, और हम सब उसको बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। बड़ा उसका बतौर एक मादियत पसंद फलसफी के जो है उसको बड़ी इज्जत भी देते हैं कि उसने कहा था कि दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो कि कांस्टेंट है, वो चेंज है। और एक दरिया में 2 दफा पाँव नहीं रख सकता बंदा। उसका एक स्टूडेंट था जिसने कहा था एक दरिया में पहली दफा भी पाँव नहीं रख सकता, दरिया तब्दील हो गया होता है। उस हेराक्लिटस से शुरू करते उसने फलसफा दिया, चीजें तब्दील हो जाएंगी। उस वक्त गुलामाना समाज था, लोगों ने देखा कि जो हुक्मरान तबका है उसने देखा कि ये तो तब्दीली की बात करता है, तो तब्दीली को उन्होंने भांप लिया कि तब्दीली का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कल कला को ये जो गुलाम है वो आका बन जाए और आका गुलाम बन जाए। हेराक्लिटस का फलसफा उधर ही जाता था कि चीजें जो है वो अपने उलट में तब्दील हो जाती हैं। बड़ा जदलियाती फलसफा था। उसके खिलाफ उन्होंने एक फलसफा बाकायदा उसी तरह से कहकर लिखवाया जिस तरह से फ्रेडरिक ने हेगल से कहकर लिखवाया था, ऐसा फलसफा लिखो कि ये उस तरह की जो हरकत है जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हुई है वो यहाँ पर ना हो सके कभी भी। जो 1789 में हुई है वो दोबारा यहाँ पर ना हो, कहीं भी ना हो। इस तरह का फलसफा लिख कर दो। ये उसी तरह से है जिस तरह से ये 50s में जो वियतनाम की वार थी, वहां से बाकायदा उसको देखते हुए लोगों, तहरीकें मौजूद थी अमेरिका में, उन्होंने बाकायदा उनको बुलाकर, फ्रांस में इस तरह के मतलब दानिश्वर मौजूद हैं, ये मिशेल फूको है, ये रोलां बार्थ है, ये फखदीन सोसियो है, ये दरीदा है, इनको बुलाकर कहा गया कि तुम इस तरह का फलसफा दो कि लोग बहस में उलझ जाएं और ड्राइंग रूम से, टी रूम से, अपनी जगहों से बाहर ना आए किसी तरह। ये बाकायदा लिखवाया गया था उसी वक्त। उसी तरह उन्होंने पार्मेनिडस से लिखवाया उस वक्त कि ऐसा फलसफा दो जो कि इस तरह का हो कि बस ये जो तब्दीली है ना ये ना रहे। तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पार्मेनिडस ने बाकायदा उस तरह से एक फलसफा दिया और लिखा कि उसने साबित कर दिया कि तब्दीली का वजूद ही नहीं है कहीं, बल्कि चीजें जो है वो जुदा जुदा नहीं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बाद साहब ने देखा कि ये ख्याल जो है ये कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, कांट ने भी लिया, हेगल ने भी लिया, मार्क्स ने भी लिया। हम सभी मानते हैं कि चीजों के दरमियान में स्पेस नहीं है। अगर वो उसके रेफरेंस के लिए लेते हैं तो ये जो रीजन इन रिवोल्ट है
मार्क्सी फलसफा और जदीद साइंस, उसमें आप पढ़ लेके हम मानते हैं कि खला का कहीं वजूद नहीं है नेचर में, चीजें वाकई एक दूसरे, वो उसने पार्मेनिडस ने दिया जिसने तब्दीली के खिलाफ और हुक्मरान तबके के हक में फलसफा लिखा। यानी इस तरह की हिमाकतें होती रही हैं कि जो लिखता रहे वो उसके उलट जाता रहे। उसके बाद हम आते हैं प्लेटो पर। तो प्लेटो के दो डायलॉग्स हैं। तो गोर्गियास है जिसमें वो ये कहता है जो तीन बातें कामरेड आदम ने बताई है कि चीजें ये है ही नहीं, हैं तो जानी नहीं जा सकती, जानी जा सकती तो बताई नहीं जा सकती। असल में ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफी के यही तीन जो है ना वो आप कह लें मोटो हैं जो उस वक्त गोर्गियास ने दिए थे। दूसरा उसका डायलॉग था क्राटिलुस, वही क्राटिलुस जिसका मैंने कहा था कि हेराक्लिटस का स्टूडेंट था। वो सोक्रेटिस के साथ बहस करता है और बहस जो है ना सारी की सारी लफ्जों पर है कि लफ्जों के मानी जो है, लफ्जों पर और उनके मानी पर, कि अल्फाज जो है वो उनके मानी फिक्स हैं, अल्फाज जो है वो उनके मानी पहले से मुतय्यन है। अल्फाज के मानी के सुकरात उससे बहस करता है, उसको बताता है, उससे मतलब बहस के अंदर जिस तरह उसका स्टाइल था वो कहता है कि जो अल्फाज के मानी है ये वो कह रहा होता है कि स्वाब दी है, कहता है अगर ये स्वाब दी है कोई भी बंदा अपनी तरफ से रख सकता है तो इंसानों में तो कुछ अक्लमंद है और कुछ कम अकल है, तो कौन से इंसान हम फर्ज करेंगे कि वो चीजों के नाम रखेंगे, उन्होंने चीजों के ये नाम रखे हैं। और अगर अकलमंद लोगों ने नाम रखे हैं तो वो क्या उन चीजों की माहियत देखे बगैर रख लिए, वही नाम रखेंगे जो चीजों की माहियत जो को जानते हैं, वगैरह वगैरह। लंबा डायलॉग है 50-60 सफे का, मुसलसल इसी बात पर घुमाता है, लफ्जों पर, उनके मानी पर और उनके मानी के उनकी खसूसियात के साथ फिक्स होने पर कि आया कि उनके साथ मिलते जुलते या नहीं। इस बात को मान लेते हैं दोनों कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके नाम तो उनकी खसूसियात के मुताबिक रखे गए हैं लेकिन बाद जो है ना उनमें कोई ग्रामर की मजबूरियों की वजह से या फिर आप कह लें कि कॉन्सोनेंट्स और ये जो वॉल हैं उन साउंड की वजह से कुछ काट दिए गए, कुछ ऐसे कर दिए गए तो अल्फाज बदलते चले गए। इस तरह के बहस है, बहुत लंबी बहस है। इस बहस को दोहराने का यहाँ पर ये मतलब है कि जब हम सीधे आते हैं यहाँ से आगे तो आगे हम छोड़ देते हैं उनको, मतलब जो अंदर फिलोसफर आ रहे हैं, कांट आ रहा है, कांट पर हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। वो इसलिए रुकना पड़ेगा कि कांट ने जो फिलोसफी दी जिसके मुतल्लिक पहले कामरेड सलमान ने बता दी कि चीजें तो मौजूद हैं लेकिन उनको जाना नहीं जा सकता, यहाँ तक मान लिए गए। और कांट की हद तक ये सवाल इंतहाई जेन्युइन थे, बिल्कुल नेक नियति से उसने जहां तक फिलोसफी पहुंची थी वहां पर ये वाले सवाल उसने रखे और उनको हल करने की कोशिश की। हल करने की कोशिश के दौरान उसको ये इल्म हुआ कि जो हम जानते हैं चीजों को वो शय को नहीं जान रहे। जैसे कामरेड आदम ने कहा कि इसकी लंबाई को, चौड़ाई को, कलर को, फॉर्म को जान रहे हैं, इसके फिनोमिनन को जान रहे हैं, इसके जाहिर को जान रहे हैं, इसकी माहियत को हम नहीं जान रहे कि ये चीज की है। जो नजर आ रहा है उसको जान रहे हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख रहे हैं, जो इसकी माहियत है वो आकर हमारे मतलब टकराती है रीजन के साथ। रीजन अपना काम शुरू कर देती है, इंसान के जहन के अंदर अपनी 12 कैटेगरीज हैं, उनके में से उनके कम्बिनेशन को मिलाकर हम अपने जहन की उन कैटेगरीज को जान रहे हैं, अपने जहन में से जान रहे हैं, उसका बाहर कहीं वजूद नहीं है। ये हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद हेगल आता है। हेगल ने बीड़ा उठाया कि मैं फिलोसफी को खत्म करूंगा, हर तरह की फिलोसफी जो है उसका मैं जवाब दूंगा। उसने जवाब दिए। फाइनल उसका जवाब यही था जो कामरेड ने बताया कि अशिया मौजूद भी हैं और उनको जाना भी जा सकता है। उससे इस्तिफादा हासिल करते हुए कार्ल मार्क्स ने, एंगल्स का अगर आप देखें तो खास तौर पर इस पर काम मौजूद है लुडविग फेयरबाख में भी और भी जगहों पर, कि वो बताता है कि इससे क्या मतलब किस तरह से चीजों को जो है वो जाना जा सकता है, उसमें मिसालें भी देता है वो। अब ये है कि उसके बाद हम आते हैं कि उन चीजों को देख लेने के बाद कि ये तो एक मतलब दुनिया खाइफ हो गई, यूरोप पर एक भूत मंडला रहा है, वो कम्युनिज्म का भूत है वगैरह वगैरह। ये आपने देखा है कि मार्क्स को मालूम था कि अब ये खौफजदा है सारे। उस खौफ के आलम में आगे ये होता है कि उसके बाद मार्क्स के, एंगल्स के मर जाने के बाद एक इस तरह से साइंस में कुछ चीजें आती हैं जो जिसको आप मकादीरी वो क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह के आगे चलते हैं। उसका फिर उन्होंने कह दी कि मादा नहीं है, मादे का वजूद ही नहीं। दोबारा से दुनिया वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर गोर्गियास था, जहां पर बाद बार्कले आता है, और वहीं पर पहुंच जाती है कि चीजें तो मौजूद ही नहीं है। और जाने का हमने पहले भी काफी बहस कर ली है कि और जानी नहीं जा सकती।
उसके बाद मुसलसल फलसफे, मसलन मैं एक का जिक्र करता हूँ कि अदबी तहरीकों में एक फलसफा आता है फॉर्मलिज्म का, जो कि रशिया में शुरू होता है और वहां पर बाकायदा सोवियत यूनियन में उसकी जो है ना वो फॉर्मेशन होती है, और वो पता नहीं शायद नेक नियति से वो भी कर रहे हैं उसको, और वो देख रहे हैं अदब की जो चीजें उनकी फॉर्म को देख रहे हैं, और उन्होंने किया क्या है कि जानने के लिए अदब किस तरह से इंसान के जहन को मतलब कोई खास किस्म के सेंटिमेंट्स देता है, उन्होंने उसकी देखा, और बाद में उन्हें गलती का एहसास होता है कि ये तो हम सिर्फ फॉर्म को उसको देख रहे हैं, कि नज्मों को देख रहे हैं, पोएट्री को देख रहे हैं। तो पोएट्री को देखते हुए उसके आहंग को, उसके वजनों को, उसकी बहरों को देखा जा रहा है, और वो किस तरह से असर कर रही है, और वो उन्हें फिर पता ही चला कि नावल में कैसे होगा, फलां में कैसे होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी जो तहकीकें है ना ये सिर्फ पोएट्री तक जो है महदूद है। इस तरह के फलसफे आते गए। उसके बाद मॉडर्निज्म, ये खुद को मॉडर्निज्म कहते हैं। मतलब मैं मॉडर्निज्म पर अगर मुख्तसर बात करूं, एक सवाल भी मौजूद है, तो वो ये है कि जब एसिकलस लिख रहा है अपना ट्रेजेडी लिख रहा है ग्रीक ट्रेजेडी में, या सोफोक्लिस लिख रहा है, तो वो अपने दौर में यकीनन मॉडर्न होगी, हम ये कह सकते हैं। वो मतलब वहां पर ये तो नहीं कहेगा कि मैं कदीम ट्रेजेडी लिख रहा हूँ, वो तो मॉडर्न होगी। अच्छा, उसके बाद या उससे पहले जो जो बंदा लिखता है अपने दौर में मॉडर्न लिख रहा है, अगर वो मैंने उसके मुतालिक पहले लिखा था, अगर आपको याद होती है, मैं बताता हूँ। कीट्स की एक नज्म थी, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, तो उसमें वो एक जो थीसिस अपना उस पूरी नज्म का वो ये दे रहा है कि आर्ट जो है वो पुराना नहीं होता, कि वो ये जो बारात जा रही है ये अगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती तो ना पहुंचे, लेकिन ये बारात की खुशी जो है कभी खत्म नहीं होगी। इस बारात की खुशी, अगर ये जो बिलविड का अपनी का हाथ चूमने की तरफ बढ़ रहा है, ये जो नौजवान है, तो हाथ वो कभी भी नहीं चूम पाएगा, लेकिन वो हाथ नहीं चूम पाएगा, लेकिन उसकी जो बिलविड है वो सदा जवान रहेगी, यंग रहेगी, कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। उसकी उसका प्लेयर जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं इस तरह का उसमें तस्वीरें बनी थी। आर्ट में अगर आप देखें ना, तो वो यूनिवर्सल है, वो किसी खास वक्त के लिए या किसी खास इंसानों के लिए या किसी खास इलाके के लिए अगर है तो वो आर्ट नहीं है। आर्ट में यूनिवर्सल का एक लफ्ज ऐसा है, वैसे भी जानने के लिए भी, फलसफे के लिए भी, कि इसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। इस पर बाद में कभी ना कभी हम बहस करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद ये है कि मैं थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निज्म, पहले स्ट्रक्चरलिज्म, और मतलब मैंने बताया स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो तकरीबन एक सी चीजें। पहले स्ट्रक्चरलिज्म पर थोड़ी सी बात, वो उसमें जो उनके दानिशवर हैं या जो उनके नजरिया साज हैं, उनमें मतलब मैं नाम ले देता हूं कुछ के। तो उसमें ये मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर माबाद जदीदिया लिखा हुआ है, तो उनमें रोला बार्थ है, फखदीना सोसियो है, दरीदा है, डर्नो है, मिशेल फूको है, पाल दे मान है और माशरे है। लेकिन अगर आप वैसे दुनिया में देखें तो बहुत से लोग जिनको आप इनमें नहीं गिनते, स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑगस्ट कॉम्टे है, जॉन डीवी है, विलियम जेम्स है, और ये साइंस की और मंतकी की सबूतियत वगैरह की बात करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो मौजूद हैं जो कि उन्हीं फलसफों में बात करते हैं। कमरे लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं सिर्फ ना बात ये करता हूँ कि वो कहते क्या है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अल्फाज हैं। मतलब दरीदा की बात शुरू करता हूँ, तो दरीदा कहता है कि एक लफ्ज है कोई भी, उसको आपने जानना चाहते हैं कि वो लफ्ज क्या है। किसी इबारत में आपने लफ्ज देखा है, तो लफ्ज में ये है कि लफ्ज का मानी आप देखेंगे डिक्शनरी में, डिक्शनरी में उसके 4 मानी आ जाते हैं। अब चारों में से आप एक पकड़कर उसके आगे मानी देखते हैं, उसके 4 मानी आ जाएंगे, या 5 आ जाएंगे, या 6 आ जाएंगे। उसके आगे देखेंगे और सो आंजे सिलसिला चलता चला जाएगा। मतलब ये है कि एक लफ्ज का जब आप मानी जानना चाहें तो आप मानी नहीं जान सकते किसी भी लफ्ज। और दूसरी तरफ से एक ये देखता है लैंग्वेज में, दूसरा देखता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ये देखता है कि जब आप कोई लफ्ज देखते हैं तो उस लफ्ज को आप जानना शुरू कर दें और देखें हिस्ट्री में, तब आगे जाते हुए टाइम में उसका मतलब तब्दील होता जाता है। जो 500-600 साल पुरानी चीजें थी वो अब जो है उनके मानी जो है वो तब्दील हो चुके हैं। इस तरह से फिर उसके बाद वो देखते हैं कि लफ्जों के जो है ना वो एक तो मानी तब्दील होते रहते हैं, एक वो उसके मानी जो है ना आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, एक नहीं है। तो उसको बजाय इसके कि वो अबारत में देखने के, जिस तरह से हम देखते हैं, वो अबारत पूरी को लेकर एक मतलब फिर उसको जुमले में कहता है और जुमले के बाद पैरे में कहता है, कि पैरे के बाद वो कहता है पूरी तहरीर को हम जान नहीं सकते। वहीं पर कांट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं।
तो अगर इनको जानने की हम कोशिश करते हैं तो वो कहते नहीं जान सकते। मतलब हम कहते हैं कि लफ्ज का जो मतलब है इबारत में है। मतलब मैं उसकी एक दो मिसाल देता हूँ। एक गालिब की गजल है कि गुंचा नाश गुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, बोसे को पूछता हूं मैं मुंह से मुझे बता के यूं। उसमें कुछ मतलब 6 शेर हैं और 6 शेरों में 7 दफा यूं इस्तेमाल हुआ, हर दफा मुख्तलिफ है। या फिर ये कामरेड ने वो उठता है, धुआं उठता कहाँ से उठता है बताया, वहां पर कोई आशियां से उठता है, कोई आस्तां से उठता है, कोई ये पत्थर का मुजनात वहां से उठता है। अब देखें उठता है कि हर जगह पर जो है ना वो मुख्तलिफ मानी देता जाएगा। ये वाला जो उठता है लफ्ज जो है ना हर जगह पर, लेकिन कहां पर? अपने सियाको सबाक में, ना के डिक्शनरी में से। और ये भी नहीं है कि उसका मतलब नहीं। जब भी वो किसी इबारत में, जैसे आप अरबी लोगों की अरबी लिखी हुई देखें, उसमें एराब नहीं होंगे। उनके कुरान शरीफ में भी मतलब एराब नहीं है। जब वो पढ़ते हैं ना उनको पता है कि किस लफ्ज को कहां पर कैसे पढ़ना है, कि हम कहां पर मौले जट को मूला नहीं पढ़ते, और मतलब हमें पता है कि कहां पर इसको क्या पढ़ना है। उस पर एराब ना भी लगाया हो तो जब मौला लिखा होगा तो हम उसको मौला पढ़ेंगे, कहीं पर हम दूसरा मौला पढ़ेंगे, कहीं पर उसको मूली पढ़ लेंगे, अगर उस पर वो खड़ा जबर ना भी लगाया हो तो। उसी तरह एक चीज को स्याको सबाक में अपने कॉन्टेक्स्ट में मतलब देता है। लेकिन ये इस तरह से कहते हैं कि जब एक इबारत लिखी है उसके लफ्जों की आप हिस्ट्री में देखते रहें। अच्छा, यहाँ पर हिस्ट्री का एक लफ्ज आया। हिस्ट्री स्पेशली उनका अपना लफ्ज है। हिस्ट्री बोलते हैं, तशरीह बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं, कामरेड ने बताया। इस तरह से काफी सारे अल्फाज हैं जो कि इनके अपने हैं। सिर्फ मैं हिस्ट्री की तशरीह करूंगा, हिस्ट्री की बात करूंगा। तो हिस्ट्री जो है वो, अच्छा ये ना हर चीज की तशरीह कहते हैं। हिस्ट्री से मुराद लेते हैं पुरानी चीज। हम जब भी बात करते हैं तो मार्क्स में मतलब पहले सफे पर, कैपिटल के सफे पर हिस्ट्री का लफ्ज आता है कि ये जानना हिस्ट्री वालों का काम है। जब हिस्ट्री का लफ्ज आया कैपिटल के पहले सफे में, तो इब्न हसन साहब ने स्पेशली कहा था हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं लेना, हिस्ट्री को सोशियोलॉजी के तौर पर लेना है। मैं हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री को मतलब है कि जो आज है, ये जो मोबाइल फोन है, जो कैमरे का, वीडियो कैमरे का इस वक्त काम कर रहा है और साथ साथ टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, दोनों काम इकट्ठे कर रहा है। तो इसमें माइक इसमें मौजूद भी, माइक्रोफोन का भी काम करता है, और पता नहीं क्या क्या काम इसके, मतलब रेडियो का, ग्रामोफोन का, टेप रिकॉर्डर का, प्रोजेक्टर का और टीवी का, सारे। तो ये सारी चीजें जो हिस्टोरिकली इसके अंदर मौजूद है। हम हर चीज को जब बात कर रहे होते हैं, जब पर्सपेक्टिव देते हैं, वो हिस्टोरिकल होता है कि हिस्टोरिकल वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री ये है जो हम बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री बन रही है। ये लेते हैं कि हिस्ट्री पुरानी चीजें हैं। ये हम में और उनमें फर्क है। दूसरा फर्क तशरीह का। ये हर बात कहते हैं हम ना कायनात की या क्या कहते हैं टेक्स्ट की, मतन की तशरीह करते हैं। हम चीजों की तशरीह करते हैं, उनको ऐसे ही लगता है जैसे जानने के लिए। तो तशरीह करते हुए वो क्या करते हैं कि उनकी तशरीह लफ्जों के जरिए वगैरह करते चले जाते हैं। उसकी एक अच्छी मिसाल जो है ना आप ले लें, जैसे कामरेड माबलूस आई थी, या शायद ये कामरेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले आए थे, एक और एक पढ़ने वाली आई थी। उन्होंने दोनों तकरीबन एक जैसी बातें की कि ये यूनिवर्सिटियों में इस तरह से पढ़ाया जा रहा है और इस तरह से लोग पढ़ाते हैं। करते क्या है, वो चीजों की तशरीह करते हैं। 4 या 5 या 6 या 10 फलसफे उन्होंने पढ़ाने हैं, एमए इंग्लिश वालों को पढ़ाने हैं या किसी और को पढ़ाने हैं। वो पढ़ाते जाएंगे, एक फलसफा पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया, चौथा पढ़ाया। प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे कि इस कौन सा, यानी मैं किसे ठीक समझता हूं। एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है ना उसका, प्रोफेसर का, उसको बताना चाहिए कि कौन सा गलत है कौन सा ठीक है। अगर बताएंगे फिर इस तरह करेंगे। मैंने इस तरह के प्रोफेसर भी देखे, वो अयूब महासन, उनको क्या क्या मेरिट्स और डी मेरिट्स वो बता देंगे, बस ये आप खुद, यानी बाकी होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ दिया कि आप खुद जाने कि कौन सा अच्छा। हमने तो गैर जानबदार रहते हुए ये चीजें बता दी हैं कि इसमें ये गलतियां हैं और इसमें ये जो है अच्छाइयां हैं, लेकिन उनकी गैर जानबदारी का तब पता चलता है जब वो पेपर डालते हैं। मतलब हमने जब देखा था, जब हमें पढ़ाया जाता था, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी बीए में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया हमें कि सोशलिज्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें बता दिए। जब उन्होंने सरमायादारी के मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दिए। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जानते हैं कि बीए में ये चीज है कि सरमायादारी की खूबियां और खामियां, सोशलिज्म की खूबियां और खामियां, और इस्लामी निजाम की खूबियां। बस तीसरे नंबर पर उन्होंने ये पढ़ाया हमें। हम पता चल गया ये दोनों निजाम गलत है और ये इस्लामी निजाम जो है ये दुरुस्त है। और ये पता चलता है वहां से पढ़कर, क्योंकि वो खूबियां खामियां जिस तरह से पढ़ते हैं ना, पता चल जाता है कि ये दोनों निजाम गलत है। लेकिन होता क्या है कि जब आगे पेपर हमें आया उस वक्त,
तो पेपर में उन्होंने लिखा था कि सोशलिज्म निज़ाम की खामियों पर बहस की करें, मुफस्सल बहस करें। और आगे लिखा था इस्लामी निज़ाम की खूबियों पर रोशनी डालें, या खूबियां जो वो तफसील से बयान करें इस तरह से। ये उनके सवाल थे। अच्छा, यहां तक तो चला ठीक है कि यहां तक भी हम मान लेते हैं कि अगर किसी मतलब गलत किस्म के प्रोफेसर ने पेपर डाल दिया होगा। आगे चलकर क्या हुआ कि जब हम पहले मतलब एक चैप्टर में ये पढ़ लिया कि खूबियां खामियां, अगली पूरी इकोनॉमिक्स जो 2 साल तक हमने बुर्जुआ इकोनॉमिक्स पढ़ी, कहीं पर भी इस्लामी इकोनॉमिक्स नहीं आई। मगर अगर इस्लामिक इकोनॉमिक्स बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, हमें पढ़ाएं, छोड़ दे। उन्होंने सोशलिज्म के साथ रख दिया, मतलब कंपैरिजन करा दिया इस्लाम का, जहां पर यकीनन हमने इस्लाम को पकड़ लेना था बतौर मुसलमान और सोशलिज्म को हमने रद्द कर देना था। सोशलिज्म रद्द हो गया। अब उन्होंने नहायत धोखे से हमें कैपिटलिस्ट जो बुर्जुआ इकोनॉमिक्स है वो हमारे सामने वल्गर इकोनॉमिक्स रख दी, वो हम पढ़ते रहे हैं। अब देख लें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जा रही, ये हमने अपनी आंखों से देखा। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। तो यूनिवर्सिटियों में क्या करते हैं, वो तशरी इस तरह से करते हैं चीजों की, कहते हैं तशरी कर रहे हैं कि प्रोफेसर हज़रात जो तशरी तशरी तशरी, लेकिन बताते नहीं है कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है। अगर यूरोप से या अमेरिका से फलसफे आ रहे हैं, फलां आ गया फलां आ गया फलां आ गया, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, सारे आते हैं, हर तरह का फलसफा आता है। भाई बताए ना, यूनिवर्सिटी में सारे इकट्ठे पढ़ाए जा रहे होते हैं और एक प्रोफेसर को पकड़े ना, आप कहें हम जी महदूद नहीं होना चाहते आपकी तरह, आप सिर्फ मार्क्सिज्म को लेकर बैठे, हमारे पास ये है ये है ये है, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा समझदार हैं, हम इतने सारे फलसफे हैं हमारे पास, तुम गरीब हो तुम्हारे पास सिर्फ एक है, कि इतने गरीब हो फलसफा भी एक है। वैसे नहीं सिर्फ गरीबों की बात करते। तो बाकी ये है कि वो कहते हैं कि एक चीज जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, दूसरी चीज जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो ज़हन में। मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं इसको। एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का, बिल्ली है, एक बिल्ली का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं बिल्ली का कॉन्सेप्ट जो है, या घोड़े का या किसी भी चीज का ले लें, वो हर कामरेड के या हर बंदे के जहन में मुख्तलिफ बिल्ली होगी। तो क्योंकि ये इनके जहन में फर्ज करे काली बिल्ली है, उनके व्हाइट बिल्ली है, कोई ईरानी बिल्ली है, कोई अफगानिस्तान की बिल्ली है, कोई हर कामरेड के जहन में या हर इंसान के जहन में अलग बिल्ली है। लिहाजा जब बिल्ली की बात की जा रही है तो बिल्ली को जाना नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप मतलब पुराने मंतकी को देखें ना, अरबियों को, अरबी में जो आप दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है, उसकी किताब मेरे पास थी, उसने कहा था घोड़ा जो है ना, घोड़ा दरस निज़ामी की किताब में मैंने पढ़ा बाकायदा, वो कहते हैं घोड़े का जो तस्वुर है, वो एक घोड़ा जब आपने देखा बचपन में तो वो सफेद था, उसके बाद आपने स्याह देखा, उसके बाद आपने वो सुर्ख रंग का देखा, फिर अरबी घोड़ा देखा, फिर फलां देखा। यानी एक तस्वीर है ना, जिस तरह उसके ऊपर आप दूसरी तस्वीर बना दें, तीसरी बना दें, चौथी बना दें, पांचवी बना दें, जब 6-7 तस्वीरें बन जाएंगी ना एक दूसरे के ऊपर, तो वो मुबहिम हो जाएंगी, वो मतलब नाकाबिले शिनाख्त हो जाएंगी, वो धुंधली हो जाएंगी, वो कभी भी आप उसको देख नहीं सकेंगे कि ये, उसका पता नहीं चल सकेगा ये क्या है। जितना ज्यादा ये धुंधला होगा उतना बड़ा तस्वुर होगा, और उस तस्वुर के जरिए आप हर दुनिया के हर घोड़े को जो आपने कभी भी नहीं देखा उसको भी देखते ही पहचान लेंगे कि ये घोड़ा है। आर्ट में भी इस तरह होता है, अदब में, नावलों में, कि एक जो किरदार है उसके एक्शन को इस तरह से दोहराया जाता है मुख्तलिफ इंसानों से लेकर कि वो एक यूनिवर्सल किरदार बन जाता है। इस पर यूनिवर्सल पर बाद में कभी बात होगी। तो वो उसी तरह से जब यूनिवर्सल तस्वुर है ना, तो आप गौर करें हर हम में से हर बंदे के, हर कामरेड के ज़हन में जो बिल्ली का तस्वुर है वो धुंधला होगा। कभी भी नहीं हो सकता कि हर कामरेड के ज़हन में अलग अलग बिल्ली हो। हम में से हर एक के ज़हन में एक यूनिवर्सल है जिसके जरिए हम दुनिया की किसी भी बिल्ली, चाहे वो इतनी सी बिल्ली कोई अगर है या कोई बड़ी बिल्ली आ जाती है, उसको देखते हुए हम पहचान लेंगे कि ये बिल्ली है या बिल्ली की नस्ल में से है। तो इसको वो हम मतलब धोखा करते हैं कि शोभदाबाजी का एक है, बाकायदा दरीदा को कहा जाता है कि एक शोभदाबाज है। तो इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं क्योंकि रियलिटी का तस्वुर हर एक के जहन में मुख्तलिफ है, लिहाजा रियलिटी का वजूद नहीं है। बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। बहरहाल जुल्म की बात हो रही थी, उसको भी छोड़ देते हैं, सॉरी। हाँ, एक थी कि वो कहते हैं एक कॉन्सेप्ट है जो बिल्ली का है, मैं उसी को करके तो खत्म कर दो कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज है जो मैं बिल्ली, एक लफ्ज मैंने बोला है जिसको मैं बोला भी है और जहन में मेरे
बिल्ली का लफ्ज भी है। तीसरी चीज जो है वो है बिल्ली, मैं लिख रहा हूं चाहे BILI लिखूं, चाहे उसे हिंदी में लिख दूं, चाहे उसको उर्दू में लिख दूं बिल्ली। तीसरी चीज वो है। एक चीज को वो कह रहा है कि वो जो अंदर है ना कॉन्सेप्ट, वो सिग्निफायर है। जो बिल्ली है, वो जो बाहर बिल्ली है जो घूम फिर रही है, उसको रेफरेंट कहता है, उसको सिग्निफायर कहता है। जो लिखी हुई बिल्ली है उसको सिग्निफाइड कहता है। सिग्निफाइड और सिग्निफायर को मिलाकर वो कहते हैं साइन बन जाता है। और साइन जो है ना ये रेफरेंट का जो है ना वो नुमाइंदा है, क्योंकि बिल्ली का, जहन वाली बिल्ली की कॉन्सेप्ट का उस बिल्ली से कोई तस्वर नहीं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जहन वाली बिल्ली से जो बिल्ली लफ्ज है वो कोई स्वाबदीदी ताल्लुक है, आर्बिट्रेरी है। और जो जहन में बिल्ली का लफ्ज आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्ली, बिल्ली का इस बिल्ली से ताल्लुक हो, जो मैं लिख रहा हूँ बे लाम ये इसके साथ, तो फिर BILI नहीं लिखना चाहिए। तो उसके साथ भी कोई ताल्लुक, किसी तरह लिख रहा है, कोई किसी तरह लिख रहा है। यानी ये हर चीज जो है ना वो एक दूसरे से बोध में है, फासले पर है, दूरी पर है। लिहाजा ये इनका कोई हकीकत नहीं है, इनको जाना नहीं जा सकता। बिल आखिर बात वही पहुंचे। यानी मैं सारे सफे भी अगर ये पढ़ लू ना, जितने मेरे हाथ में पड़े हुए हैं, तो उनमें से एक ही नतीजा निकलेगा कि चीजों को जाना नहीं जा सकता। अदीब है, वो कहते हैं अच्छा कि मसलन इसके ना मुख्तलिफ नाम है। ये जो रोला बार्थ फखदीन एसोसियो का मैंने नाम लिया था, वो एक को लॉन्ग कहता है, एक को पेरोल कहता है। जो लिखी चीज है वो पेरोल है, जो अंदर है वो लॉन्ग है। और जो उससे पहले हैं वो कहते हैं कि इसको मतलब काफी सारे जो है इसके नाम उन्होंने रखे हैं। और ये इस्लाहात इतनी है कि बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। यहीं पर कोई कह रहा था कि उनको अगर देखें तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा कम इल्म है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मुझे खत्म करना चाहिए, बजाय इसके कि इन तफासील को मैं बताऊं। हाँ, यहाँ पर एक पोस्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही थी, वहां पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म को भी ये ना बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं कि वो कहते हैं जनाब ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, तो अब ये हो गया, ये हो गया। तनकीदी तरीकेकार बिल्कुल नहीं बताते, बल्कि वो कहते हैं जो हम बताते हैं ना उसको याद कर लें, उसको लिख दें, वो आप पास हो जाएंगे, वरना आपको जो है ना वो GPA जो है ना वो आपका कम हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। एक मैंने यहाँ पर लिखा होगा पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना वो जिन्नों भूतों की तस्वीरों के जैसा है, कि जैसे हर बंदे ने, मतलब किसी भी बंदे ने जिन भूत नहीं देखे होते, तो आपको तस्वीर बनाने का कहा जाए, जिन की तस्वीर बनाया, हर बंदा मुख्तलिफ बनाएगा। तो उसी तरह से बात यह कि वो किसी ने भी नहीं देखे, कोई भी नहीं जानता, जिस तरह बना लें वो ठीक ही होगी। पोस्ट मॉडर्निज्म भी ज्यादातर इस तरह ही है कि वो जो भी कहते हैं ना उसको मान लेना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म ही होगा ये वाला। और बाकायदा मैंने अदीबों और शायरों को देखा है ये कहकर लिखते हुए कि अब मैं जो शायरी अगली करना, ये नहीं, असल तो ये था ना कि क्रिटिक थे या उसकी चीजों को पढ़ के जानने वाले फलसफी लोग या आम लोग भी देखते थे कि इसकी तहरीर में क्या मिल रहा है, वो आप पहले से डिटर्मिनेट पहले से करते हैं कि आज जो मैं लिखूंगा ना ये क्या कहते हैं, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है ना मैं पोएम लिख रहा हूँ। और ये जो पोएम है मेरी 3 पोएमें मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर लिखी है, अब मैं पोस्ट मॉडर्निज्म लिख रहा हूँ, अब मैं क्लासिकल लिख रहा हूँ, अब मैं रोमांटिक लिख रहा हूँ। मतलब ये जो दौर है पूरे पूरे, उनको वो पहले से सोच कर लिखते हैं, अब मैं ये लिखूंगा, अब मैं ये लिखूंगा, इस तरह से कर रहे हैं। अगर आप इन अदीबों शायरों को जानते हो तो आपको इस बात पर बड़ी हंसी आनी थी, अगर ये इस बात पर कि ये करते क्या है। तो एक्सक्यूज मी, 1 मिनट सिर्फ, मैं ना आखिरी सफा मेरे से गुम हो गया। हाँ, दरीदा जो है ना इस बात को, सेंस ऑफ अपोरिया को, कि मतलब बंदा कंफ्यूज हो गया, बंदा जान नहीं सकता। सॉरी, एक बात सिर्फ और पहले मैं करूंगा कि इन तमाम मतलब खास तौर पर स्ट्रक्चरलिस्टों, जिसको मतलब कार्ल मार्क्स को स्ट्रक्चरलिज्म का सूडो फादर कहते हैं, कि ये बाप इधर से निकली है ये चीजें। कि मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये मजहब, साइंस, आर्ट, फलसफे और ये चीजें जो है ना ये इनसे मतलब बाकी जो है वो नहीं बन रही चीजें, जो हमारी थॉट नहीं बन रही, बल्कि मतलब हमारी थॉट इनको जन्म नहीं दे रही, बल्कि इन स्ट्रक्चर जो माशरती साख्ते हैं उसने माशरती साख्तों ने हमारी लिसानी साख्तें बनाई है। माशरती साख्तें जो है ना वो डिटर्मिनेट करती है हमारी थॉट की, ये मार्क्स कहता था। और इनको देखते हुए अगर आप गौर से ना पढ़ें, सॉरी, तो उसको पढ़ते हुए आपको हर बात पर यह महसूस होगा कि स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो भी लिखते हैं ये मार्क्सिज्म ही है, बिल्कुल वैसे ही।
मतलब हम कहते हैं लफ्ज का मतलब नहीं है। स्ट्रक्चरलिस्ट मानते थे कि लफ्ज जो है ना वो अपने अपने स्ट्रक्चर में फिक्स है, लेकिन दरीदा कहता है कि लफ्ज का कोई मानी नहीं है। मार्क्सिस्ट भी कहते हैं कि लफ्ज का कोई मानी नहीं है। हम कहते हैं कि लफ्ज का कोई मानी नहीं। ये बात जो है ना इसकी वजाहत जरूरी थी कि एक अकेले लफ्ज का हम कहते हैं कि कोई मानी नहीं है। लफ्ज को तहरीर में देखा जाएगा, तहरीर में समझा जाएगा। जिस तरह मैंने उसकी मिसाल दी, या लाई हयात आए 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 कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। मैं इसमें चले का ना कोई 10-12 दफा चले इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, और हर जगह पर मुख्तलिफ है। तहरीर में हम देखते हैं कि उस शेर का मतलब क्या है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि लफ्ज का कोई मानी नहीं। हम कहते हैं लफ्ज का मानी वाकई नहीं है। जैसे अकेले सुर का कोई मानी नहीं है। टोन 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 बजाते नहीं, उसको अगर कामरेड अख्तर अगर बजा रहे हो या कोई बजा रहे हो गिटार, तो उसको उंगली इधर उधर करनी पड़ेगी उसको मानी देने के लिए, उसकी कोई धुन बनाने के लिए। सिर्फ एक जगह पर टोन टोन बजाना जो है वो कोई नहीं है। उस तरह एक लफ्ज का मानी नहीं है। लफ्ज मतलब कम अज कम अगर एक लफ्ज है तो एक ज़हन में होगा। मतलब आप कहते हैं जाओ, गो, तो इसका मतलब तुम जाओ। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर ग्रामर में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक मुब्तदा है, एक खबरी है। मतलब उन दोनों के बगैर जो है ना वो मानी नहीं बनता। कम से कम जुमला एक जो बामानी बनाने के लिए आपको 2 अल्फाज चाहिए। तो ये कहते हैं कि जी लफ्ज, और लेकिन दरीदा कहता है कि लफ्ज का कोई मानी नहीं है। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, उसकी मैं मिसालें लिख कर रखूंगा, लिख कर उनको करेंगे कि कभी भी लिख देंगे, या फिर कि कौन कौन से वो बातें करते हैं बिल्कुल वही है जो कि हम मार्क्सिस्ट करते हैं। लेकिन उन बातों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि, और तीसरी बात ये है कि वो कहते भी यही है कि हम मार्क्सिस्ट हैं, और उनको मार्क्सिस्ट बनाकर ही पेश किया जाता है। हमें कहा जाता है कि तुम लोग जो है ना वो क्लासिकल मार्क्सिस्ट हो, तुम लोग पुराने ख्यालात के हो, दकियानुसी ख्यालात के हो। आपको पता ही नहीं है कि नया मार्क्सिज्म अब कहां पर आ गया है। कि हम देखते हैं कि मतलब 70s में या 60s में जो नया मार्क्सिज्म, जिसको न्यू मार्क्सिज्म, जिनमें से एक का मार्कुजे को मतलब मार्क्सिस्ट मानते भी हैं बड़े, कि मार्कुजे फ्रैंकफर्ट स्कूल में बाद लोग जो है एरिक फ्राम को, मार्कुजे को, मैक्स हाकिमर को, हैबरमास को, फलां को मतलब मानने भी जाते हैं, और पता नहीं इनमें कौन से लोग धोखेबाज छुपे हुए हैं और कौन से जो है वो ठीक है। हमारे ख्याल में जिस तरह ये लिखते हैं, तहरीर इस बात का फैसला करती है कि कौन सी तहरीर जो है वो धोखेबाजी पर या इंसान दुश्मनी पर मबनी है, और कौन सी तहरीर जो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे राइटर हुए हैं जो खुद जो है उन इंसान को धोखा, जैसे मैंने उसका नाम लिया है पार्मेनिडस का, धोखा देना चाहे लेकिन अंदर से अच्छी चीज निकल आई है। बहुत लोग हैं उन्होंने अच्छी चीज लिखनी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक बात और, भेड़िए वाली कहानी सबने सुनी होगी, भेड़िए और मेमने वाली। नहीं, वो जो मेमना एक जगह पर पानी पी रहा होता है, वो उधर से कहता है तुम मेरा पानी गंदा कर रहे हो। या फिर कुत्ते वाली कहानी जिसको गोश्त का टुकड़ा मिलता है और वो लेकर जाता है और वो देखता है कि मैं अक्स अपना देखता है। और फिर एक कहानी कब्बे, और वो कब्बे के पास पनीर का टुकड़ा होता है। या फिर शेर आया का एक बंदा टीले पर चढ़कर शोर मचाता है। ये 400 कहानियां हैं। 400 कहानियां एक बंदे ने, ईसॉप ने लिखी थी, जिनको हम लोग हकीम लुकमान के नाम से जानते हैं। 400 कहानियां। एक गुलाम था, हबशी गुलाम था, जिसको आजाद किया था उसके मालिक ने आज से 3,000-3,500 साल पहले, और उसको आजाद किया था उसने अपने मालिक की मतलब नजर की थी 400 कहानियां लिखकर। जितनी भी जानवरों वाली, लुमड़ियों वाली और कवे वाली और वगैरह वगैरह, कछुए खरगोश वाली, सारी एक बंदे की कहानी है। और यकीन करें इन कहानी को, मतलब को अगर तब्दील करें ना आप इनके अल्फाजों के मानी को, मतलब को, तो होगा क्या, वो कहानी बदल जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। 3,500 साल से एक एक कहानी अपना पूरा पूरा वही मतलब दे रही है जो कि ईसॉप ने लिखा था। क्यों मतलब दे रही है? हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं कि ये कहानी क्योंकि अपने आप में विद इन इटसेल्फ एक कंप्लीट हो, ऑर्गेनिक होल है, पूरे का पूरा एक नामियाती कुलियत बना रही है वो कहानी, हमें नजर आ रही है। अगर 3,500 साल या 3,25 साल में एक भी कहानी अपना मतलब नहीं, तर्जमा दर तर्जमा होती आई है। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म के खिलाफ जो ना एक दलील है कि क्यों नहीं वो उन्होंने अपना जो है वो तब्दील किया। वो कहते हैं कि कोई आखिरी सच नहीं है। क्या ये बात उनकी ये बात ये आखिरी सच है कि कोई आखिरी सच नहीं है? अगर कोई आखिरी सच नहीं है तो उनकी बात भी आखिरी सच नहीं है। फिर से शुरू हो जाए, फिर से वही काम करें। इनफरादियत बहुत ज्यादा। हाँ, एक मतलब हड़ताल थी फ्रांस में या कहीं पर मजदूरों की, तो वो एक ने कहा था कि मैं हड़ताल में हिस्सा नहीं लूंगा, तो बाकायदा उसको मेडल दिए गए थे, उसको एजाजात दिए गए थे इस बात पर कि उसने अपनी इनफरादियत का हक इस्तेमाल किया है, और इनफरादियत को जिंदा किया उस बंदे ने, कि उसने कहा कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा।
ऐसा भी मतलब हम तारीख में देखते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं। दरीदा जो है ना वो कहता है कि चीजें समझ में नहीं। हाँ, एक और बात कि यहां पर लिखी है इसलिए मैंने बोल दी आखिरी सफे पर कि बहुत से ऐसे राइटर हैं जिनकी किताबों की भरमार है यूनिवर्सिटियों में, हर जगह पर मार्क्सिस्टों की, जो कोटेशन मार्क्स में मार्क्सिस्टों की, अडोर्नो की आपको मिल जाएंगी और माशरे की मिल जाएंगी, सारी कॉपीराइट्स मौजूद हैं, 50 साल भी नहीं हुए लिखे हुए, क्यों दे रहे हैं, इंटरनेट पर मिल जाएंगी आपको। रेमंड विलियम्स की कोई किताब नहीं मिलेगी, रॉजर ग्राउडी की कोई किताब नहीं मिलेगी, जॉर्ज लुकाश की कोई किताब नहीं मिलेगी, टेरी ईगल्टन की किताब नहीं मिलेगी, ब्रेख्त की शायद कुछ मिले या ना मिले। मतलब उन लोगों की जो कि इंसान दोस्त जिन्होंने फलसफे लिखे, उनकी किताब इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। कहा जाता है जी कॉपीराइट्स हैं, लेकिन बस यहां तक कि मार्क्स एंगल्स की किताबें उठा ली गई हैं। ये अगर आपको मार्क्स एंगल्स के जो कंप्लीट वर्क्स हैं वो उठा लिए गए हैं, वो बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। तो दरीदा जो है वो क्या कहता है कि समझ में नहीं आती चीज सेंस ऑफ अपोरिया में ले जाता है, और सेंस ऑफ अपोरिया में जब वो लेकर जाता है तो ये उस चीज को वो पॉजिटिवली लेता है कि ये अच्छी बात है कि फिक्स माखज से आपको आजाद कर दिया, एक फिक्स माखज लफ्जों के ओरिजिन है, उनसे आपको जान छुड़वा दी है। अब ये है कि आपके पास, आप में से हर एक बंदे को इस एहसास जुर्म से वो आजादी दिलवा देता है, इस एहसास कमतरी से आजादी दिलवा देता है कि मैं जानता नहीं हूं। वो नंगे बादशाह वाली कहानी थी क्रिश्चियन एंडरसन की, कि बादशाह है कि वो उसको हर बंदा, जो वो कहता है कि जो बादशाह के कपड़े जो हैं वो नहीं ना देख पाएगा वो बेवकूफ है। तो वो हर बंदा, क्योंकि अकलमंद बनना चाहता है, वो कहता है कि जी बड़े अच्छे कपड़े, बड़े अच्छे कपड़े, और बादशाह के पास कपड़े नहीं होते। कोई बच्चा कह देता है बादशाह तो नंगा, तो सारे हंसना शुरू कर देते हैं। उस तरह से ये पोस्ट मॉडर्न, यकीन कीजिए कि यूनिवर्सिटियों में आप चले जाएं, कोई प्रोफेसर ये नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं आता पोस्ट मॉडर्निज्म, एक बंदा भी नहीं कहेगा कि मुझे पोस्ट मॉडर्निज्म समझ में नहीं आता। उनसे बात करें और उनको बताएं कि ये ऐसी चीज ही नहीं है जिसको समझा जा सके, ये कुछ भी नहीं है इसके पास, तो फिर मान लेते हैं वाकई हमें भी समझ नहीं था, तुमने जान छुड़वा दी। लेकिन दरीदा जो है वो कहता है कि मैंने आजाद करवा दिया आपको एहसास कमतरी से, सबको बराबर कर दिया, इंडिविजुअल कर दिया, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, लिहाजा आप सब बराबर है। आपको असल बराबरी जो है ना वो दरीदा दिलवा रहा है। वो ये कहता है कि किसी चीज का इल्म नहीं है, आपको आजाद कर दिया। और आजादी के मुतल्लक आखिरी बात उसकी इंतहाई गंदी, इंतहाई घटिया बात उसकी जॉन पॉल सार्तर की, कि जर्मन कैद में हम उससे ज्यादा आजाद थे जो कि हम अब हैं। यानी कि बाद में जर्मनी को से आजादी जब फ्रांस ने हासिल कर ली तब कहता है क्योंकि उस वक्त वो जर्मन लोग हमें कहते थे हमारे बारे में गलत सोचो ना, लेकिन हमें आजादी थी, हम सोचते थे उसके मुतल्लिक, लिहाजा हम आजाद थे। थैंक यू।